हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देशवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर नंबर फर्स्ट तुलनात्मक राजनीति के टॉपिक नंबर सेकंड का आज विस्तृत विवेचन मैं प्रस्तुत करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है संविधान और संविधान के प्रकार। जी हाँ, संविधान। देखिए, प्राचीन काल से ही संविधान का विशेष महत्व रहा है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, जिसे राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, एरिस्टोटल, जो अरस्तु के नाम से विख्यात हैं। अरस्तु ये कहते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। बहुत ही सुंदर शब्दों में अरस्तु ने कहा कि एक जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य को अपने द्वारा बनाई जाती है, राज्य अपने लिए बनाता है। जिस प्रकार व्यक्ति को जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य का संगठन और उसका गठन करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। हम मानव शरीर के रूप में इसको समझेंगे। देखिए, हमारा जो शरीर है वो जो है कंकाल तंत्र जो होता है, स्केलेटल सिस्टम, उस पर ये जो है हमारा पूरा शरीर जो निर्भर करता है, हमारी पूरे शरीर की बनावट निर्भर करती है। तो उसी प्रकार राज्य के संगठन के लिए, उसके गठन के लिए, उसके निर्माण के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। देखिए, एक और आधुनिक विचारक थे गिलक्राइस्ट। वो क्या कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियां, उसके विभिन्न अंगों में वितरण और उसकी शक्तियों का प्रयोग सामान्य सिद्धांतों के रूप में किया जाए। मतलब संविधान जो है हर एक चीज को तय करेगा कि भाई इसको ये शक्ति मिलनी चाहिए, ये हमारे ये राज्य के अंग होंगे और इस अंग को ये शक्ति मिलेगी, और किस राज्य का क्या संगठन होगा, राज्य की क्या शक्तियां होगी, केंद्र की क्या शक्तियां होगी, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे, कौन से विषय होंगे, उन सब की विस्तृत विवेचना संविधान में होती है। तो संविधान जो है वो राज्य का, हम कह सकते हैं, कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। बिल्कुल। एक प्रसिद्ध आधुनिक शास्त्री डायसी कहते हैं कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग और उसके वितरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होकर बनता है। राज्य का निर्माण, सबसे पहले निश्चित भूभाग। राज्य को निर्माण के लिए सबसे पहले हमें निश्चित भूभाग की आवश्यकता होगी और उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या। अब इस जनसंख्या को नियंत्रण में कैसे रखा जा सके, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे की जाए, तो इस जनसंख्या पर एक शासन का तंत्र होना आवश्यक है। तो तीसरा जो है वो बन गया शासन तंत्र। सबसे पहले निश्चित भूभाग, उसके ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उस पर शासन तंत्र की आवश्यकता। और तीसरा अंग क्या हो गया, शासन तंत्र। अब इस शासन तंत्र जो है वो कौन सी शक्ति से शासन भार संभालेगी, तो वो है चौथा नंबर, सॉवरेंटी, संप्रभुता शक्ति। अब संप्रभुता शक्ति क्या है? संप्रभुता शक्ति राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो राज्य के शासन करने वाले तंत्र के हाथ में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करता है।
मतलब संप्रभुता शक्ति होगी तभी वो शासन को चलाएगा। यानी राज्य के निर्माण में 4 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहला निश्चित भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है शासन तंत्र, और चौथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सॉवरेंट्री, संप्रभुता, प्रभुत्व शक्ति। तो प्रभुत्व शक्ति का क्या वितरण होगा, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव होगा, बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रोफेसर डायसी ने अपने संविधान के बारे में बताया। तो ये तो था संविधान का इंट्रोडक्शन कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है वो इसका आधार स्तंभ है राज्य का। उसके बिना हम राज्य को हम नहीं संगठित होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? संविधान। किसकी? राज्य की। अब हम संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब संविधान की वर्गीकरण की बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो संविधानों के वर्गीकरण की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले भिन्न भिन्न आधारों को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग आराम से ध्यान से सुने और देखें कि प्रत्येक वर्गीकरण के पीछे कहीं ना कहीं कोई आधार छुपा होगा। तो संविधानों के वर्गीकरण के लिए हम पहला आधार देखते हैं। पहला आधार है संविधान की उत्पत्ति के आधार, कि वो कैसे उत्पत्ति हुआ है। तो संविधान की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। एक तो वो जो विकसित होता है, समय के साथ में विकासशील होते होते विकसित होता है, और एक निर्मित संविधान होता है जिसको एक संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति बनती है, फिर संविधान निर्मात्री सभा बनती है और उसके द्वारा उसका गठन होता है, उसका निर्माण होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक तो है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं आधार नंबर 2। संविधान के वर्गीकरण के आधार नंबर 2 है प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर। जो प्राचीन परंपराएं, प्रथाएं जो चली आ रही है, जो कानून चले आ रहे हैं, उनके अनुपात के आधार पर जो है संविधान का वर्गीकरण किया गया है। उसके अनुसार भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं। पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। लिखित जिसके लिखित दस्तावेज के रूप में, और दूसरा अलिखित मतलब और। अब बात करते हैं तीसरा आधार, परिवर्तनशीलता का आधार। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, परिवर्तनशीलता का आधार। अब इसके अंदर क्या होगा, मतलब पहला जो है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान, मतलब ऐसा संविधान जो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है ना, मतलब लचीला, उसके अंदर हम कोई भी चीज अमेंडमेंट करके उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो मतलब एक बार बन गया तो बन गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लचीला संविधान होना चाहिए। लचीला का मतलब होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि लचीलापन होता है, उसमें हम संशोधन करके उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, या कोई गलत है तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो जो है परिवर्तनशीलता के आधार में सबसे पहला है लचीला या सुपरिवर्तनशील सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार क्या है, कठोर या दुष्परिवर्तनशील सिद्धांत। मतलब इस प्रकार के जो संविधान में एक बार जो लिखा है वो लिखा है, वो लोहे की लकीर है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ना तो उसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है, या उसके अंदर कोई चेंज या कोई चीज को हटा सकते हैं, या ना जोड़ सकते हैं। कठोर संविधान। तो ये 3 आधार जो हैं उसके आधार पर हम संविधान की जो वर्गीकरण हम प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे संविधान या एक श्रेष्ठ संविधान की क्या लक्षण है, मतलब किसको देखें, मतलब उस संविधान को हम कैसे ऑब्जर्व करें कि वो अच्छा है या बुरा है। तो हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठ संविधानों के लक्षण की। तो लक्षण नंबर 1, संक्षिप्तता। विद्यार्थियों ध्यान से सुने, संक्षिप्तता मतलब छोटा। संक्षिप्तता का मतलब है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। महत्वपूर्ण विषयों को रख लो, अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, क्योंकि छोटा होगा पढ़ने में भी इजी होगा और उसको पालन करने में भी इजी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लक्षण नंबर 2, व्यापकता।
संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसके व्यापकता का बलिदान हम नहीं दे सकते हैं। अब इसको किसी को छोटा बनाओ तो उसकी व्यापकता को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिटेल में समझ सकते हैं, शॉर्टकट में नहीं समझ सकते, तो हमें उसे डिटेल में ही समझना पड़ेगा। तो व्यापकता भी इतनी जरूरी है, सूक्ष्मता जितनी जरूरी है उतनी व्यापकता भी जरूरी है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अच्छे से समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसको बिल्कुल डिटेल में हमें व्यापकता के साथ में समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा, स्पष्टता और निश्चितता। देखिए, जो संविधान जितना स्पष्ट होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, स्पष्टता के आधार पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। जी हां, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन, जो नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ी हुई, उनके अस्तित्व पर जो है खतरा ना आए, उनकी बुनियाद से जुड़े हुए उनके मौलिक अधिकार होते हैं। ये भी एक श्रेष्ठ संविधान के लक्षण हैं। और उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल, स्वतंत्र न्यायपालिका इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मौलिक अधिकारों के छठे प्रकार संवैधानिक उपचारों के तहत रिट याचिका वो कोर्ट में दायर करता है। ठीक है ना, तो कोर्ट जो है उसका सुरक्षा की गारंटी देता है, उसको न्याय दिलाने की गारंटी देता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट, परिवर्तनशीलता। मतलब उसमें नए नित परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। कोई गलत चीज़ है तो, या अभी वर्तमान स्थिति में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये तो थे संविधान क्या है, संविधान कितने आवश्यक हैं, और एक श्रेष्ठ संविधान के क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर योगेश कुमार देशवा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पेपर नंबर 1 तुलनात्मक राजनीति के टॉपिक नंबर 2 का आज विस्तृत विवेचन मैं प्रस्तुत करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है संविधान और संविधान के प्रकार। जी हाँ, संविधान। देखिए, प्राचीन काल से ही संविधान का विशेष महत्व रहा है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक, जिसे राजनीति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, एरिस्टोटल, जो अरस्तु के नाम से विख्यात हैं। अरस्तु ये कहते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। बहुत ही सुंदर शब्दों में अरस्तु ने कहा कि एक जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य को अपने द्वारा बनाई जाती है, राज्य अपने लिए बनाता है। जिस प्रकार व्यक्ति को जीने के लिए श्वास की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य का संगठन और उसका गठन करने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। हम मानव शरीर के रूप में इसको समझेंगे। देखिए, हमारा जो शरीर है वो जो है कंकाल तंत्र जो होता है, स्केलेटल सिस्टम, उस पर ये जो है हमारा पूरा शरीर जो निर्भर करता है, हमारी पूरे शरीर की बनावट निर्भर करती है। तो उसी प्रकार राज्य के संगठन के लिए, उसके गठन के लिए, उसके निर्माण के लिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। तो संविधान एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। देखिए, एक और आधुनिक विचारक थे
गिलक्राइस्ट, वो क्या कहते हैं कि संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का गठन, सरकार की शक्तियां, उसके विभिन्न अंगों में वितरण और उसकी शक्तियों का प्रयोग सामान्य सिद्धांतों के रूप में किया जाए। मतलब संविधान जो है हर एक चीज़ को तय करेगा कि भाई इसको ये शक्ति मिलनी चाहिए, ये राज्य के अंग होंगे और इस अंग को ये शक्ति मिलेगी, और किस राज्य का क्या संगठन होगा, राज्य की क्या शक्तियाँ होगी, केंद्र की क्या शक्तियाँ होगी, केंद्र राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे, कौन से विषय होंगे, उन सब की विस्तृत विवेचना संविधान में होती है। तो संविधान जो है वो राज्य का, हम कह सकते हैं, कंकाल तंत्र है, स्केलेटल सिस्टम है। बिल्कुल। एक प्रसिद्ध आधुनिक शास्त्री डायसी कहते हैं कि वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका राज्य में प्रभुत्व शक्ति के प्रयोग और उसके वितरण का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। देखिए, राज्य का निर्माण 4 तत्वों से होकर बनता है। राज्य का निर्माण, सबसे पहले निश्चित भूभाग। राज्य को निर्माण के लिए सबसे पहले हमें निश्चित भूभाग की आवश्यकता होगी और उस भूभाग पर निवास करने वाली जनसंख्या। अब इस जनसंख्या को नियंत्रण में कैसे रखा जा सके, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे की जाए, तो इस जनसंख्या पर एक शासन का तंत्र होना आवश्यक है। तो तीसरा जो है वो बन गया शासन तंत्र। सबसे पहले निश्चित भूभाग, उसके ऊपर निवास करने वाली जनसंख्या और उस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उस पर शासन तंत्र की आवश्यकता। और तीसरा अंग क्या हो गया, शासन तंत्र। अब इस शासन तंत्र जो है वो कौन सी शक्ति से शासन भार संभालेगी, तो वो है चौथा नंबर, सॉवरेंटी, संप्रभुता शक्ति। अब संप्रभुता शक्ति क्या है? संप्रभुता शक्ति राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो राज्य के शासन करने वाले तंत्र के हाथ में निहित होती है, जिसका प्रयोग वो शासन को चलाने में करता है। मतलब संप्रभुता शक्ति होगी तभी वो शासन को चलाएगा। यानी राज्य के निर्माण में 4 प्रमुख अंग होते हैं। सबसे पहला निश्चित भूभाग, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है शासन तंत्र और चौथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सॉवरेंटी, संप्रभुता, प्रभुत्व शक्ति। तो प्रभुत्व शक्ति का क्या वितरण होगा, उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या प्रभाव होगा, बड़े ही सुंदर शब्दों में प्रोफेसर डायसी ने अपने संविधान के बारे में बताया। तो ये तो था संविधान का इंट्रोडक्शन कि संविधान क्या है। तो संविधान जो है वो इसका आधार स्तंभ है राज्य का। उसके बिना हम राज्य को हम नहीं संगठित होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी कौन है? संविधान। किसकी? राज्य की। अब हम संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। अब संविधान की वर्गीकरण की बात करते हैं कि संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। तो संविधानों के वर्गीकरण की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले भिन्न भिन्न आधारों को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग आराम से ध्यान से सुने और देखें कि प्रत्येक वर्गीकरण के पीछे कहीं ना कहीं कोई आधार छुपा होगा। तो संविधानों के वर्गीकरण के लिए हम पहला आधार देखते हैं। पहला आधार है संविधान की उत्पत्ति के आधार, कि वो कैसे उत्पत्ति हुआ है। तो संविधान की उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संविधान होते हैं। एक तो वो जो विकसित होता है, समय के साथ में विकासशील होते होते विकसित होता है, और एक निर्मित संविधान होता है जिसको एक संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति बनती है, फिर संविधान निर्मात्री सभा बनती है और उसके द्वारा उसका गठन होता है, उसका निर्माण होता है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के हैं, एक तो है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब बात करते हैं आधार नंबर 2। संविधान के वर्गीकरण के आधार नंबर 2 है प्रथाओं और कानून के अनुपात के आधार पर। जो प्राचीन परंपराएं, प्रथाएं जो चली आ रही है, जो कानून चले आ रहे हैं, उनके अनुपात के आधार पर जो है संविधान का वर्गीकरण किया गया है।
उसके अनुसार भी दो प्रकार के संविधान होते हैं। पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित। लिखित जिसके लिखित दस्तावेज के रूप में, और दूसरा अलिखित मतलब अलिखित। अब बात करते हैं तीसरा आधार, परिवर्तनशीलता का आधार। डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, परिवर्तनशीलता का आधार। अब इसके अंदर क्या होगा, मतलब पहला जो है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान, मतलब ऐसा संविधान जो फ्लेक्सिबल हो, ठीक है ना, मतलब लचीला, उसके अंदर हम कोई भी चीज अमेंडमेंट करके उसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस जो मतलब एक बार बन गया तो बन गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं। लचीला संविधान होना चाहिए। लचीला का मतलब होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि लचीलापन होता है, उसमें हम संशोधन करके उसमें कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, या कोई गलत है तो उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो है परिवर्तनशीलता के आधार में सबसे पहला है लचीला या सुपरिवर्तनशील सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार क्या है, कठोर या दुष्परिवर्तनशील सिद्धांत। मतलब इस प्रकार के जो संविधान में एक बार जो लिखा है वो लिखा है, वो लोहे की लकीर है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ना तो उसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है, या उसके अंदर कोई चेंज या कोई चीज को हटा सकते हैं, या ना जोड़ सकते हैं, कठोर संविधान। तो ये तीन आधार जो हैं उसके आधार पर हम संविधान की जो वर्गीकरण हम प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छे संविधान या एक श्रेष्ठ संविधान की क्या लक्षण है, मतलब किसको देखें, मतलब उस संविधान को हम कैसे ऑब्जर्व करें कि वो अच्छा है या बुरा है। तो हम बात कर रहे हैं श्रेष्ठ संविधानों के लक्षण की। तो लक्षण नंबर 1, संक्षिप्तता। विद्यार्थियों ध्यान से सुने, संक्षिप्तता मतलब छोटा। संक्षिप्तता का मतलब है जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। महत्वपूर्ण विषयों को रख लो, अनावश्यक चीजों को छोड़ दो, क्योंकि छोटा होगा पढ़ने में भी इजी होगा और उसको पालन करने में भी इजी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लक्षण नंबर 2, व्यापकता। संविधान को सूक्ष्म बनाने की दृष्टि से किसी भी परिस्थिति में उसके व्यापकता का बलिदान हम नहीं दे सकते हैं। अब इसको किसी को छोटा बनाओ तो उसकी व्यापकता को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिसको हम डिटेल में समझ सकते हैं, शॉर्टकट में नहीं समझ सकते, तो हमें उसे डिटेल में ही समझना पड़ेगा। तो व्यापकता भी इतनी जरूरी है, सूक्ष्मता जितनी जरूरी है उतनी व्यापकता भी जरूरी है। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अच्छे से समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसको बिल्कुल डिटेल में हमें व्यापकता के साथ में समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरा, स्पष्टता और निश्चितता। देखिए, जो संविधान जितना स्पष्ट होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है, स्पष्टता के आधार पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मौलिक अधिकार। जी हां, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन, जो नागरिकों के अस्तित्व से जुड़ी हुई, उनके अस्तित्व पर जो है खतरा ना आए, उनकी बुनियाद से जुड़े हुए उनके मौलिक अधिकार होते हैं। ये भी एक श्रेष्ठ संविधान के लक्षण हैं। और उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका। बिल्कुल, स्वतंत्र न्यायपालिका इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मौलिक अधिकार। अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मौलिक अधिकारों के छठे प्रकार संवैधानिक उपचारों के तहत रिट याचिका वो कोर्ट में दायर करता है, ठीक है ना। तो कोर्ट जो है उसका सुरक्षा की गारंटी देता है, उसको न्याय दिलाने की गारंटी देता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट, परिवर्तनशीलता, मतलब उसमें नए नित परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसको परिवर्तन कर सकते हैं, संविधान में अमेंडमेंट ला सकते हैं। कोई गलत चीज़ है तो, या अभी वर्तमान स्थिति में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों को हटाया भी जा सकता है और जोड़ा भी जा सकता है। तो ये एक बहुत ही श्रेष्ठ संविधान की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये तो थे संविधान क्या है, संविधान कितने आवश्यक हैं, और एक श्रेष्ठ संविधान के क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा।